देखिए हम लोग विभव प्रवणता पर चर्चा करते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता क्या होता है। तो देखिए विभव प्रवणता के लिए हम लोग परिभाषा की बात करें तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के परिवर्तन के साथ यदि हम लोग क्या करते हैं, दूरी के परिवर्तन के साथ यदि विभव के परिवर्तन की दर प्राप्त करते हैं, दूरी परिवर्तन के साथ क्या करते हैं, विभव की दर प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। अर्थात हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हेडिंग बनाइएगा आप लोग विभव प्रवणता। आइए देखते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता, तो इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में जितनी भी आपको परिभाषा बताई जा रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबरों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी परिभाषा को याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग विभव प्रवणता की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं या कहलाती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में यदि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है तो विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा विभव प्रवणता हो गया परिभाषा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है 2 नंबरों में। यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः विभव प्रवणता बराबर, कि विभव प्रवणता बराबर क्या लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर dV अपान dx। dV अपान क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो ये विभव प्रवणता की फार्मूला हो गई, dV अपान dx। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, दूरी के सापेक्ष किसके मान में परिवर्तन किया जा रहा है, विभव के मान में परिवर्तन किया जा रहा है, और वो भी देखते हैं। देखिए बिंदु बी पर क्या है, 2 कूलम का आवेश है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी परीक्षण आवेश को जब हम लोग अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो वो आवेश किसका अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। जब हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तीव्रता की परिभाषा से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, E बराबर F/Q0। अर्थात जिस परीक्षण आवेश को आप लाते हैं और उसके कारण लगने वाला जो बल होता है वह बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखना चाहें तीव्रता की परिभाषा से, तो क्या लिख सकते हैं। इससे पहले आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए कथन के रूप में आप क्या लिखेंगे, माना +Q कूलम का कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु A है तथा बिंदु A है तथा dx दूरी पर कोई बिंदु B है।
जहां पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अतः तीव्रता की परिभाषा से, तो देखिए तीव्रता की परिभाषा से हम लोग क्या ले सकते हैं, यदि तीव्रता की परिभाषा से लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग तीव्रता की परिभाषा से। तो देखिए तीव्रता की परिभाषा से क्या लिखा जाएगा, E बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं, F/Q0। ये बराबर तो हमने यही पढ़ा हुआ है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए F बराबर Q0 इंटू E, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो F की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, Q0 इंटू E। ये देखिए हमने तीव्रता की परिभाषा से लिखा। जैसा कि आप जानते थे कि जब हम किसी परीक्षण आवेश को कहां पर लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो फोर्स अप्लाई हो जाएगा, जिसे बोलते हैं वैद्युत बल। तो उस वैद्युत बल यानी F और उस परीक्षण आवेश अनुपात को तीव्रता कहते हैं। तुमने लिख दिया तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F/Q0। तो यहां से F की वैल्यू मिल गई हमें Q0 इंटू E। परंतु एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पर ये लिखें कि बिंदु B से इस परीक्षण आवेश को हम A तक ले जाते हैं, यदि हम लोग क्या लिखें कि किसी परीक्षण आवेश यानी ये जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको बिंदु B से A तक ले जाए यानी dx दूरी विस्थापित करें। जब हम लोग बिंदु B से A तक ले जाएंगे यानी dx दूरी विस्थापित करते हैं, तब इस अवस्था में जो कार्य करना पड़ता है वो हमें बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस प्लस Q कूलम्ब के आवेश के कारण जो फोर्स का यहाँ पे डायरेक्शन होगा, जो बल की दिशा होगी वो कैसे है, आगे की तरफ। जो बल की दिशा है वो आगे की तरफ है। परंतु यहां पर आप देख रहे हैं कि बिंदु B से A की तरफ जब हम लोग आवेश को ले जाएंगे तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी कार्य बल के विपरीत दिशा में होता है तो हमें निगेटिव कार्य मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः, यहां से हमें मिल गया ये, तथा Q0 कूलम्ब आवेश को बिंदु B से कहां तक ले जाएंगे, बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, जब Q0 कूलम्ब आवेश को बिंदु B से यदि कहां तक ले जाएंगे, बिंदु A तक यानी dx दूरी विस्थापित करेंगे, तो यहां पर जो हमें कार्य प्राप्त होगा वो कितना होगा, dw बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा F इंटू माइनस dx, जबकि टू क्या प्राप्त होगा, माइनस dx प्राप्त होगा। ठीक है, परंतु यहां पे हम जानते हैं समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, F का मान हम लोग यहां पे रख देंगे, इसलिए dw बराबर अब क्या प्राप्त हो जाएगा, Q0 इंटू E, माइनस को बाहर कर दीजिए, इंटू dx। ठीक, इस तरह से हमें dw का मान मिल जाएगा माइनस Q0 इंटू E dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां तक हो गया है, ये मिटा दें। चलिए, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से हमने F की वैल्यू यहां पे रखी हुई है, यहां पे, तो हमें मिल गया है dw बराबर माइनस Q0 इंटू E dx। देखिएगा आगे, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस Q0 को इस साइड ले जाएंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे dw बाई Q0 बराबर माइनस E इंटू dx। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर dw बाई क्या लिखा गया है, Q0, लेकिन यदि हम विभव की परिभाषा से देखें, किसकी परिभाषा से, विभव की, तो यहां पर हम जानते हैं विभव की परिभाषा से, क्या जानते हैं आप, यदि विभव की परिभाषा से देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि dv यदि निकालना हो तो कार्य भी हमें छोटा प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कार्य बहुत छोटा हो
और परीक्षण आवेश से इसको भाग दिया गया हो, तो यहाँ पर हम dW/Q0 को क्या लिख सकते हैं, dV। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे dV। तो dV बराबर क्या हो जाएगा, -A/dx, या इसी को लिखा जा सकता है E बराबर -dV/dx। देखिए ये जो रिलेशन मिला है E बराबर -dV/dx, ये किसको व्यक्त करता है, विभव प्रवणता को। dV/dx किसको व्यक्त करता है, विभव प्रवणता को व्यक्त करता है, जबकि कैपिटल E यहाँ पर किसको व्यक्त करता है, तीव्रता को। ये तीव्रता है और ये क्या है, विभव प्रवणता। देखिए हमें यही डिराइव करना था कि विभव प्रवणता और तीव्रता के बीच में क्या रिलेशन यानी क्या संबंध होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, विभव प्रवणता और तीव्रता के बीच में संबंध। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि एक समान यदि वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर यदि हम किसी आवेश को यानी आवेशित कण को v वेग से गति कराएंगे, x अक्ष के अनुदिश यदि v वेग से गति कराएंगे तो उस कण का गति कैसा होगा, ठीक है, उस कण का गति कैसा होगा और उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे। देखिए यहां पे आपको चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने आवेशित कण इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश प्रवेश करता है। x अक्ष के अनुदिश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। आपको यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रहा होगा, एक प्लेट यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक प्लेट यहाँ पे। ये वाली जो प्लेट है इसको धनावेशित किया गया है, इसको कैसा किया गया है, धनावेशित, और इस वाले प्लेट को ऋणावेशित किया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये ऋणावेशित प्लेट है और ये वाली क्या है, धनावेशित प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव प्लेट दिखाया गया और एक नेगेटिव प्लेट दिखाया गया है, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो गया है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत, इसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हम लोग आवेशित कण को क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। जब आवेशित कण को हम v वेग से इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो इसके गति, इसकी जो गति होगी, उसका जो पथ आएगा वो कैसा होगा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहां से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये अंदर की तरफ जाता है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है वैसे वैसे इसकी पाथ देखिए चेंज होती जा रही है। अर्थात ये होता जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुकता जा रहा है, धनावेश की तरफ। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश की ओर क्या होता जा रहा है, आकर्षित होता जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देंगे, जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार कर जाता है। आवेशित कण इस जैसे ही वैद्युत क्षेत्र को पार कर जाता है, ठीक उसी समय ये एक ऐसा पथ ग्रहण कर लेता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सीधी लाइन दिखाई दे रही है, तो एक सीधी रेखा में ये कैसे गति करता है, सीधी रेखा में। जब वैद्युत क्षेत्र के बाहर निकल जाता है तब इसकी जो पथ होती है यानी गमन जो पथ होता है वो कैसा हो जाता है, एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फिगर बना लीजिए, फिर इसके बाद समझते हैं हम लोग। फिगर बना लीजिए, ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं, मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आवेशित कण पर वैद्युत बल लगेगा। इस आवेशित कण पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो आवेशित कण इंटर करेगा तो यहाँ पर वैद्युत बल
किधर की तरफ लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश की तरफ क्या होती है, समाप्त होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ। इस आवेशित कण पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवेशित कण पर जैसे ही आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, जैसे ही आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस पर आरोपित होने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या लिखा जाएगा, Q इंटू E। लेकिन एक बात ध्यान दें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यानी जो तीव्रता है वो एक समान है E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E एक समान है। तो यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा या बराबर वो कितना हो जाएगा, Q इंटू E। और Q की वैल्यू कितनी है, E यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो आपको लिखना पड़ेगा E इंटू कैपिटल। चलिए ये हो गया। पहले आप यहाँ पर थोड़ी सी कहानी लिख लीजिए, यानी कथन लिख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। ठीक हो गया, चलो लिखो। माना दो समांतर प्लेटों को क्रमशः धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, माना दो समांतर प्लेटों को क्रमशः धन आवेशित तथा ऋण आवेशित किया गया है, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित किया गया है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, तो उस आवेशित कण पर आरोपित होने वाला वैद्युत बल, देखिए वैद्युत बल क्या लिखा जाएगा, अतः वैद्युत बल F बराबर लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे E, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E। तो हमारा हो जाएगा F बराबर E इंटू कैपिटल E, और इससे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, जैसे ये इंटर करेगा इस पर लगेगा फोर्स वैद्युत बल, और वैद्युत बल बराबर क्या लिखा जाएगा, E इंटू कैपिटल E, क्योंकि आवेश क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, यहाँ बराबर E इंटू कैपिटल E। अब इस वैद्युत बल के कारण हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, इस वैद्युत बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं यदि, क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तब हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना लिखेंगे, आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, F बाई m। पढ़ा है ना आप लोगों ने, ए बराबर क्या होता है, F बाई m। तो यहां पर लिखेंगे अतः ए बराबर कितना होता है, F बाई m। चलो ए बराबर हमें मिल गया F बाई m, ए की वैल्यू हमें मिल गई F बाई m, परंतु आप F बराबर क्या जानते हैं, E इंटू कैपिटल E। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक से F का मान रखने पर, F का मान क्या करते हैं, रखने पर, तो F का मान यदि इस पे रख देंगे तब देखिए क्या मिलेगा, यहां पर F का मान हम लोग रख देंगे, तो इसलिए A बराबर कितना मिलेगा, E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई स्मॉल m, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए ए बराबर हमें मिल गया E इंटू कैपिटल E बाई स्मॉल m, ये ए के बराबर मिल गया। ठीक है, परंतु एक बार ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें वैद्युत बल के कारण लगने वाला उत्पन्न त्वरण हमें प्राप्त हुआ। वैद्युत बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हुआ वो कितना मिला हमें, ए बराबर E इंटू कैपिटल E बाई m। ठीक, ए का मान मिला।
लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन यानी आवेशित कण एस अक्ष के अनुदिश गति करता है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, v। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, v। यानी प्रारंभिक वेग v से गति कर रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, तो t टाइम में, स्मॉल t सेकेंड में ये कितनी दूरी प्रवेश कर जाएगा, यानी कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे आगे, यहाँ तक एक तरफ से नोट करते चलिए। देखिए आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे यदि आवेशित कण का, यदि आवेशित कण का एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग कितना है, v। यदि एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग v है तब क्या लिखेंगे हम लोग, तब t सेकेंड में, तब t सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि आवेशित कण का एक्स अक्ष के अनुदिश वेग कितना है, v है, तभी t टाइम में, t सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल उड़ते समय। तो यहाँ पर x बराबर यदि लिखना चाहें तो क्या मिल जाएगा हमें, v इंटू टी। एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, v इंटू टी मिल जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई v इंटू टी के बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर का हो गया है, चलिए देखिए। अब x बराबर v इंटू टी हो गया, यहां पर ये मिटा दे रहे हैं। चलो x की वैल्यू हमें मिल गई v इंटू टी, इसको मिटा दे रहे हैं ये सब। अब देखिए x बराबर v इंटू टी, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग v था, परंतु इस अवस्था में, इस स्थिति में जब उसकी प्रारंभिक वेग v थी तब y अक्ष में कोई भी वेग कार्य नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परंतु y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष का अनुदिश क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है। y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। ठीक, परंतु y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यदि 0 है तब हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, y बराबर। अब गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1/2 a t स्क्वायर के बराबर। जब हमारा y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग y की वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/2 a t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग a का मान रखते हैं और t का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो हमने x बराबर v इंटू टी लिखा है, तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x अपॉन v। तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर, या इसमें हम लोग x का, t का मान और a का मान रखते हैं, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण 4 में यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 4 में t तथा a का मान, t तथा a का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 4 में t तथा a का मान रखने पर, देखिए t का मान रखते हैं और a का मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इसलिए हमें y बराबर मिल जाएगा 1/2 e इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू
यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x अपान भी, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x अपान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, परंतु यहाँ पे स्क्वायर है, t का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x अपान भी का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें मिल गया y बराबर ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर कितना प्राप्त होगा, 1/2, यहाँ से भी स्क्वायर और ये यम, तो लिख लेंगे 1/2 एम भी स्क्वायर इंटू, यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ई इंटू कैपिटल ई है, तो इसको लिख सकते हैं ई, ऊपर ही लिख लीजिए, ई इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई होल अपान 2 एम भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आपको ये समीकरण कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो समीकरण हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इस पूरे मान को हम c मान लें, माना, क्या मानेंगे यहाँ पे c बराबर e इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई 2 एम भी स्क्वायर। यदि इसको हम एक नियतांक मान ले c, तब देखिए y बराबर हमें मिलेगा cx स्क्वायर, और y बराबर यदि cx स्क्वायर मिलेगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस प्रकार का समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। ये किसको निरूपित करता है, परवलय को। उसको समीकरण यदि 5 बनाते हैं तो आप ये बताएंगे यहाँ पे कि समीकरण 5 परवलय के समीकरण को, परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। परवलय के समीकरण को ये क्या करता है, निरूपित करता है। अतः हम यहाँ पर इस आवेशित कण का यदि पथ बताएंगे तो पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। इस आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। ये समीकरण हमें ये संकेत दे रहा है कि जो आवेशित कण है वो कैसे गति करेगी, परवलयाकार मार्ग पर गति करेगी। ठीक, तो ये समीकरण यदि परवलय को निरूपित करता है, परवलय के समीकरण को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः आवेशित कण का गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, अतः, यहां पे लिखेंगे लास्ट में, अतः आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होगा, परवलयाकार। आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होगा। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जब कोई भी आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब ऐसी स्थिति में उस आवेशित कण का मार्ग यानी गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए एक बार में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पुनः एक बार और इस वीडियो को देख लें, तो एक दो बार आप करेंगे तो आसानी से चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए कि हमें बताना था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू।